हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आज विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, हाइगेंस वाला हो गया, इस सबको हमने लास्ट क्लास में इसको खत्म कर लिया था, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और उसके वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने एक एक न्यूमेरिकल, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, उसको हमने एक तरफ से सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे विकिरण विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाला यूनिट। इसमें एक लेसन है हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके इस लेसन से आते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसकी घटना क्या होती है, मतलब इसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही है, बस आप लोग मेहनत से अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, तो जब किसी धातु पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है, या हम कहें बाह्य ऊर्जा को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में इसको हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। पहले आप थोड़ा इसको समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन। इमिशन मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, तो जब किसी पृष्ठ पर, धातु पृष्ठ पर बाह्य ऊर्जा को आपतित कराया जाता है, जब किसी पृष्ठ पर बाह्य ऊर्जा को आपतित कराया जाता है, तो उस पृष्ठ से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, यही है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। जब किसी पृष्ठ से, मैं डेफिनेशन यहां लिख दे रहा हूं, जब किसी पृष्ठ पर बाह्य ऊर्जा को आपतित कराया जाता है, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो जब किसी पृष्ठ पर बाह्य ऊर्जा को आपतित कराया जाता है, तो उससे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन बाह्य ऊर्जा 3 रूपों में पाई जाती है। बाह्य ऊर्जा जो है हमारी, जो ये एक्सटर्नल एनर्जी है, बाह्य ऊर्जा, ये 3 रूपों में पाई जाती है। कैसे, किन किन रूपों में पाई जाती है? सबसे पहले तो ये उष्मा के रूप में होती है, हीट के रूप में। ठीक है, हीट के रूप में। उसके बाद दूसरी होती है प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में। ठीक, और तीसरा होता है विद्युत के रूप में, इलेक्ट्रिक। ठीक है, विद्युत, इलेक्ट्रिक के रूप में। इन 3 रूपों में ऊर्जा पाई जाती है। ठीक, 3 रूपों में, उष्मा के रूप में, और प्रकाश के रूप में, और विद्युत के रूप में। 3 रूपों में ऊर्जा पाई जाती है। यही ऊर्जा जब किसी पृष्ठ पर, यही 3 रूपों की ऊर्जा जब किसी पृष्ठ पर आपतित कराई जाती है, तो उस पृष्ठ से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब यहां बात आती है कि उष्मा, अगर किसी पृष्ठ को हम उष्मा दे रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कैसे होगा? ठीक है ना, तो उस ऊर्जा को क्या बोला जाता है, या उस उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? प्रकाश को जब किसी पृष्ठ पर डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस घटना को क्या बोलते हैं? और विद्युत को जब किसी पृष्ठ पर आपतित कराया जाता है, लाइट, विद्युत यानी करंट को जब किसी पृष्ठ पर आपतित कराया जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, या उस उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो यहाँ से 3 प्रकार के उत्सर्जन आते हैं। यहाँ पर आता है आपका तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन,
तापायनिक उत्सर्जन, इसको बोला जाता है थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मोआयनिक इमिशन। यहां पे आता है आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, 3 प्रकार के उत्सर्जन होते हैं। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। और फिर आपका आता है विद्युत का क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन यानी फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, ठीक। ये 3 प्रकार के उत्सर्जन होते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका तापायनिक उत्सर्जन, ठीक। मैं एक एक को यहाँ पर आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है? तो जब किसी धातु पर उष्मा को आपतित कराया जाता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उष्मा दी जाती है तो उससे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। जब किसी धातु के पृष्ठ पर उष्मा को आपतित कराया जाता है तो उस धातु के पृष्ठ से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसको बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। उसके बाद आता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है? तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश उचित आवृत्ति का प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्षेत्र उत्सर्जन की। तो क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है? तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति क्या बोले क्षेत्र उत्सर्जन में उचित वोल्टता का लगभग E बराबर होता है, यहाँ पर E बराबर होता है लगभग में उसको बोलते हैं 10 की घात 8 वोल्ट, ठीक। 10 की घात 8 वोल्ट, ठीक है। 10 की घात 8 वोल्ट का विद्युत क्षेत्र अगर किसी धातु पर हम आपतित कराते हैं तो वहां पर क्या उत्सर्जित होते हैं? उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। प्रबल विद्युत क्षेत्र है ये। ई जो है प्रबल विद्युत क्षेत्र में आता है, इसका मान 10 की घात 8 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे इसे, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। इसको हम लोग फर्स्ट फिजिक्स में फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं इसको, कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो E बराबर 10 की घात 8 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र, इतना प्रबल विद्युत क्षेत्र अगर हम किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित कराते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के उत्सर्जन होते हैं जब हम किसी धातु के पृष्ठ पर बाह्य ऊर्जा को आपतित कराते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? तो हर एक धातु का अपना कार्यफलन होता है। कार्यफलन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है तो उसकी मजदूरी एकदम फिक्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, उसकी मजदूरी फिक्स है 500 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब तक आप उसको 500 रुपए नहीं देते हैं तब तक वो आपके यहाँ काम करने नहीं जाएगा। तो वैसे हर एक धातु का कार्यफलन होता है। उस धातु का कार्यफलन क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब आप उसको अगर उस धातु के कार्यफलन के बराबर या उससे अधिक एनर्जी देते हो तभी उस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अन्यथा धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये है कार्यफलन, ठीक है ना। अब हम लोग ये 3 प्रकार के उत्सर्जन देखे हमने, तापायनिक उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और तीसरा है क्षेत्र उत्सर्जन, ठीक है। तो हमारे चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, और हमें यही पढ़ना है। ना तो हमें इसका अध्ययन करना है और ना तो हमें क्षेत्र उत्सर्जन का अध्ययन करना है। हमें अध्ययन किसका करना है? हमें अध्ययन करना है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की कहानी है, थोड़ा इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको टॉपिक को पढ़ाएंगे आपको। एक कहानी ये है, कहानी क्या किताब में आपको पढ़ना है, इसका प्रयोग भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं इस कहानी को आपको समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिए इसे आप लोग। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है वो अकस्मात हुई थी। अकस्मात कैसे हुई थी? सन 1887 ईस्वी में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सन 1887 ईस्वी में
1887 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज, इनका पूरा नाम है हर्ट्ज का। आप लोगों ने आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, तो इन्हीं का पूरा नाम है हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग कर रहे थे। उसी प्रयोग करते समय अकस्मात यानी अचानक सडनली खोज हुई किसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो उन्होंने क्या देखा था कि जो उनकी वैद्युत विसर्जन नलिका थी उस पर जब वो प्रकाश को आपतित करा रहे थे तो विद्युत का जो प्रवाह था उनकी सर्किट में वो बहुत आसानी से हो जा रहा था। ठीक है, विद्युत का प्रवाह जो था वो बहुत आसानी से हो जा रहा था, और वहीं जब प्रकाश को आपतित कराना बंद कर देते थे तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता था। ठीक है, कारण इसको हर्ट्ज नहीं बता पाए, इसका कारण हर्ट्ज नहीं बता पाए थे सन 1887 ईस्वी में। बाद में फिर एक साल बाद साइंटिस्ट थे हालवास, सन 1888 ईस्वी में। मतलब इन्होंने अपना प्रयोग में तो देख लिया था कि हाँ, जब मतलब कैथोड पर, ऋण प्लेट पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो उससे कुछ कण बाहर निकलते हैं और उससे क्या होता है, विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से होता था विद्युत विसर्जन नलिका में। ये प्रयोग कर रहे थे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का। ठीक है, उसी प्रयोग में इन्होंने इसको देखा था। ठीक है, बस निष्कर्ष दे दिया था कि जब किसी धातु पर, या हम ये कह दें जब किसी ऋण प्लेट पर प्रकाश को आपतित कराते हैं तो उससे आवेशित कण निकलते हैं। ये इन्होंने ये बताया था, हर्ट्ज ने ये बताया था कि आवेशित कण निकलते हैं। कौन सा आवेश होता है, कौन से कण होते हैं, इसकी इन्होंने व्याख्या नहीं की थी। ठीक है, फिर एक साल बाद सन 1888 आया। सन 1888 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे हालवास। तो हालवास ने क्या किया, इनके प्रयोग को आगे बढ़ाया। ठीक है, क्योंकि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग कर रहे थे, उसमें इन्होंने इसको देख लिया था। तो उसी के आधार पर साइंटिस्ट हालवास ने क्या किया, इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक निर्वातित नलिका ली। निर्वातित नलिका का मतलब एक कांच की नली होती है। इसमें से इन्होंने क्या किया, वायु को बाहर निकाल दिया। ठीक है, वायु को इस नली से बाहर निकाल दिया, ऐसे यहां से वायु को बाहर निकाल दिया, और फिर उसके बाद यहां पर एक ऐसे खिड़की लगा दी। ठीक, खिड़की लगा दिया और यहां पर दो प्लेट रख दी। एक प्लेट को इन्होंने कहा कैथोड है और दूसरी प्लेट को इन्होंने क्या कहा, एनोड है। ये है कैथोड और ये है एनोड। ठीक, तो हालवास ने क्या किया, इस प्रयोग में इसको इन्होंने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, और कुंजी लगा दिया। तो जब इन्होंने देखा कि जब यहां पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो इसकी सतह से कुछ कण निकलते हैं। ठीक, अब चूंकि ये ऋण प्लेट है और ये धन प्लेट है। ठीक, कैथोड जो होती है वो ऋणावेशित होती है और एनोड जो होती है वो धनावेशित होती है। तो जब यहां से प्रकाश को आपतित कराया किसने, हालवास ने, तो क्या देखा कि यहां से कुछ कण निकल रहे हैं। ठीक है, कुछ कण निकल रहे हैं और वो कण जब यहाँ पर जाते हैं तो विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये ऋणावेशित कण है। ठीक, ये ऋणावेशित कण है, इससे निकल रहे हैं और जा रहे हैं, तभी तो विद्युत का प्रवाह, क्योंकि ऋण आवेश यहाँ से जाएगा, धनावेश में पहुंचेगा, तभी सर्किट पूरा होगा, तभी इसमें विद्युत का प्रवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। धारा का प्रवाह होगा, विद्युत का प्रवाह होगा, या हम कहें धारा का प्रवाह होगा। ठीक है ना। तो बाकी ये क्यों इधर जा रहे हैं, इससे क्यों निकल रहे हैं, इसका रीजन ये भी नहीं बता पाए। ठीक है, फिर आया सन, बस इन्होंने प्रयोग बंद कर दिया। फिर लेनार्ड आए। लेनार्ड ने क्या किया, लेनार्ड ने भी यही प्रयोग किया। लेनार्ड ने क्या किया, मतलब लेनार्ड ने यह प्रयोग किया कि जब इसी विसर्जन नलिका, ये क्या है, विसर्जन नलिका है, इसी विसर्जन नलिका में इन्होंने भी यही प्रयोग किया। एक कैथोड को रख लिया और एक एनोड को रख लिया। जस्ते की प्लेट थी, एक को कैथोड बना दिया और एक को एनोड बना दिया, और फिर इन्होंने प्रकाश को आपतित कराया। तो फिर ये देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ ऋणावेशित कण जो है ये इधर जा रहे हैं, कुछ कण इधर जा रहे हैं, इधर की ओर गति कर रहे हैं। ठीक, इधर की ओर ऐसे गति कर रहे हैं, और जब ये इस प्लेट पर पहुंच जाते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है।
इन्होंने भी यही प्रयोग किया, लेकिन रीजन कोई नहीं बता पाए कि कौन से कण है कौन से कण नहीं है। फिर सन 1889 ईस्वी में सन एक साल ये प्रयोग हालवास और लेनार्ड ने दोनों लोगों ने साथ में ही किया था। हालवास और बुक में है आपके हालवास और लेनार्ड का प्रयोग, ठीक है। तो ये प्रयोग दोनों लोग मिलकर साथ किए थे, ठीक है, या हम कहें इनके बाद इन्होंने किया था। लगभग सन 1888 ईस्वी में ही दोनों लोगों ने किया था, ठीक है। हो सकता है साथ में किया हो या आगे पीछे करके किया हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन यही प्रयोग किया था उन्होंने भी, लेनार्ड ने। लेकिन रीजन हालवास दे पाए थे और लेनार्ड भी रीजन मतलब दे सकते थे। उन्होंने लेनार्ड ने रीजन दिया था, लेकिन कब दिया था रीजन? लेनार्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद सन 1889 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में जब जे टॉमसन के द्वारा, किसके द्वारा? जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई सन 1889 ईस्वी में, जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब यही साइंटिस्ट लेनार्ड साहब जो थे, इन्होंने सन 1900 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में, 1888 में दोनों लोगों ने प्रयोग किया था, लेकिन फिर प्रयोग को वहीं स्टॉप कर दिया था। उसका रीजन नहीं समझ पाए थे कि ये कौन से कण हैं, क्यों उस पर जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ रीजन नहीं बता पाए थे, ठीक है। लेकिन सन 1889 ईस्वी में जब जे टॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो उस समय सन एक साल बाद 1900 ईस्वी में लेनार्ड ने इसी प्रयोग को दोबारा किया, इसी प्रयोग को दोबारा किया। तब उन्होंने क्या देखा कि जब वो कैथोड पर प्रकाश को डाल रहे थे, तो यहां से ऋण आवेशित कण जो है धन आवेश की ओर जा रहे थे। तो धारा का मतलब ऋण आवेशित कण जा रहे थे, और इन ऋण आवेशित कणों को इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज उस समय हो गई थी 1889 ईस्वी में जे टॉमसन के द्वारा। तो इन्होंने कह दिया कि ये जो ऋण आवेशित कण है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तब इन्होंने पूरी बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धन प्लेट द्वारा क्या कर ले जाते हैं? आकर्षित कर ले जाते हैं। जब यहां से प्रकाश आता है, इस प्लेट पर पड़ता है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये धन प्लेट द्वारा आकर्षित कर ले जाते हैं, और सर्किट क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। और इसमें क्या होती है? धारा बहने लगती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो धारा इधर से बहेगी, क्योंकि धारा जो है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है ना। तो यहां से ऐसे धारा बहने लगी। अब इसके बाद इन्होंने कहा, फिर प्रकाश को इन्होंने रोक दिया, यहां से लाइट को रोक दिया इन्होंने, तो देखा कि धारा भी बहना क्या हो गई? सर्किट में बंद हो गई। फिर उसको इन्होंने क्या किया? इसी प्रकाश को इन्होंने एनोड पर आपतित कराया। तो एनोड पर जब आपतित कराया तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा आकर्षित नहीं हो रहे थे, क्योंकि जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इसकी तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और ये भी ऋण आवेशित प्लेट है। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया? प्रतिकर्षण हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो प्रतिकर्षित हो गए, यानी यहाँ पर सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से यहाँ भी धारा इनको देखने को नहीं मिली। तो इन्होंने, लेनार्ड ने ये बताया कि जब किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश को आपतित कराया जाता है, एक उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसको लेनार्ड ने क्या कहा कि ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा को इन्होंने क्या कहा? प्रकाश धारा। प्रकाश धारा, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको कहा कि ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, और जो धारा प्रवाहित होती है इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उसको इन्होंने क्या कहा कि ये प्रकाश धारा है, ठीक है। और इस पूरी घटना को, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो पूरी घटना थी, इसी घटना को क्या कहा गया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा गया, ठीक है ना। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डेफिनेशन जो है मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा, स्क्रीन पर भी आ जाएगा, और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे पीडीएफ पर भी मिल जाएगा। एक बार मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा उनसे जो धारा प्राप्त होती है उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन का आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बाकी यहाँ स्क्रीनशॉट भी लग जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
चलिए अब देखते हैं कार्यफलन। कार्यफलन की डिफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं। कार्यफलन, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। इसकी डिफिनेशन जो है मैं बोल रहा हूं, आप लोग अगर चाहें तो लिख लीजिए, बाकी यहाँ पर स्क्रीन पर भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो कार्यफलन की डिफिनेशन क्या है? वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा, ठीक है, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन कहा जाता है। ठीक है, तो उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। तो जैसे ये पृष्ठ है, यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ है, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई बाह्य प्रकाश आपतित हो रहा है, बाह्य ऊर्जा आपतित हो रही है। ठीक, ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है, इसको किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था कि इसकी ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है, जो कि क्या होती है? एक फोटॉन की ऊर्जा होती है। आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश के कण हैं वो कैसे चलते हैं? फोटॉनों के रूप में चलते हैं, मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलते हैं। और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को उन्होंने क्या कहा था? फोटॉन कहा था। और एक फोटॉन की ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है? h न्यू के बराबर होती है। तो h न्यू का प्रकाश जब यहाँ पर आता है, इस धातु की सतह पर पड़ता है, तो इस धातु का कुछ न कुछ कार्यफलन होगा। तो कार्यफलन क्या होता है? न्यूनतम कार्यफलन क्या होता है? फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये न्यूनतम होता है। तो अब यहाँ पर कार्य होगा तो कुछ एनर्जी जो है इसके कार्यफलन में क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। उसके बाद यहाँ से क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो बाकी जो बची एनर्जी होती है वो इन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो ये होती है कार्यफलन। अब यहाँ पर ये ऊर्जा जो है ये E बराबर होता है। इसको किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट है। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। अब इस आवृत्ति को कितना होना चाहिए? ठीक है, तो एक डेफिनेशन है इसके बाद, देहली आवृत्ति। ठीक, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति से हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो कार्यफलन है ये हर धातुओं के लिए अलग अलग होता है, सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्यफलन का जो मान होता है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। हर धातु का अलग अलग कार्यफलन होता है। ठीक है ना, तो कार्यफलन की डेफिनेशन और जितनी भी मैं यहाँ पर पॉइंट्स आपको बताऊंगा उन सब की डेफिनेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। बाकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं। अब देहली आवृत्ति क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो वह आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये धातु का पृष्ठ है, यहाँ से ये न्यू आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा रहे, कम से कम जितना होगा ये उतना, अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। तो डेफिनेशन क्या होगी? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उसे क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना, तो देहली आवृत्ति जो होती है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे न्यू नॉट, ये क्या है? न्यू है, आधा न या पे यू की मात्रा। ठीक, ये न्यू है, म्यू नहीं। तो इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गई देहली आवृत्ति। अब बात करते हैं देहली तरंगदैर्घ्य की। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य। तो देहली तरंगदैर्घ्य यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? तो हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, ठीक। तो आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, अगर यहाँ से हम आवृत्ति का मान निकालें तो आवृत्ति बराबर, आवृत्ति को हम न्यू से दिखाते हैं, तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से दिखाते हैं, वेग को हम सी से दिखाते हैं। तो अगर आवृत्ति देखें तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा सी बाई लैम्डा। अब अगर यहाँ देखा जाए तो आवृत्ति जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी आवृत्ति जितना अधिक होगी तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होगी। यहाँ से अगर लैम्डा का मान निकालें तो लैम्डा बराबर हो जाएगा सी बाई न्यू। यानी आवृत्ति को जितना बढ़ाएंगे तरंगदैर्घ्य उतना क्या होगी? कम होगी। और आवृत्ति को जितना घटाएंगे तरंगदैर्घ्य उतना क्या होगी? अधिक होगी। तो यहाँ पर देहली तरंगदैर्घ्य की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं कि यदि आवृत्ति बढ़ाएंगे, यदि आवृत्ति घटाएंगे या बढ़ाएंगे, कुछ भी लिखिए, यदि आवृत्ति घटाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, ठीक, बढ़ती है। तो यहाँ पर जो आवृत्ति है इसको हम लोग घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम आवृत्ति ली जाती है, ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति होती है। न्यू नॉट जो होती है ये क्या होती है? न्यूनतम आवृत्ति होती है। अब धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए आवृत्ति को इसके बराबर या इससे अधिक होना चाहिए, यानी उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराना है इस पर। क्योंकि अगर इससे नीचे होगा, न्यू जो होगा प्रकाश की आवृत्ति जो है न्यू, अगर वो न्यू नॉट से कम है, अगर ये इससे कम है तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर ये इसके बराबर है तब उत्सर्जन होगा, या इससे अधिक है तब उत्सर्जन होगा। न्यू नॉट से अधिक होना चाहिए इसको, अगर न्यू नॉट से कम है तो उत्सर्जन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। तो देहली तरंगदैर्घ्य की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना, क्योंकि आवृत्ति कम है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ज्यादा होगी। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। या हम कहें कि देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को क्या बोला जाता है? देहली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। एक डेफिनेशन और लिख लीजिए आप लोग कि देहली आवृत्ति के संगत, इस आवृत्ति के संगत जो तरंगदैर्घ्य है, अगर आवृत्ति है तो तरंगदैर्घ्य भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, आवृत्ति है तो तरंगदैर्घ्य भी है। तो देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को क्या बोला जाता है? देहली तरंगदैर्घ्य बोला जाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो अगर फॉर्मूला यहां से देखें तो लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा सी बाई न्यू नॉट, ठीक, क्योंकि यहाँ लैम्डा बराबर क्या होता है? सी बाई न्यू। तो यहाँ से लैम्डा नॉट बराबर सी बाई न्यू नॉट। ये हो गया फॉर्मूला हमें देहली तरंगदैर्घ्य का, ठीक है ना। अब अगर सारांश रूप में देखें आज की क्लास को कि क्या पढ़ा हमने, तो हमने ये देखा कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन इस आवृत्ति को, इस ऊर्जा को कितना होना चाहिए, ठीक है, और इस तरंगदैर्घ्य को कितना होना चाहिए, और इस न्यू यानी आवृत्ति को कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर सारांश रूप में लिखें, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इरेज करके हम इधर लिखते हैं। अब अगर सारांश रूप में हम लोग देखें तो सारांश रूप में अगर हम मान लेते हैं यदि प्रकाश की ऊर्जा E, प्रकाश की ऊर्जा जो है उसको हम लोग E से दिखा रहे हैं, प्रकाश की ऊर्जा E, आवृत्ति न्यू व तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो, ठीक। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होगा? इस एनर्जी को, यानी ये जो लाइट है, यहाँ पर जो ये प्रकाश आ रहा है, इसकी ऊर्जा को इससे अधिक होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? धातु का कार्यफलन है, या तो इसके बराबर हो या तो इससे अधिक हो। जब उस धातु के कार्यफलन के बराबर हम एनर्जी देंगे तभी उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ई को अधिक होना पड़ेगा किससे?
फाई नॉट से अधिक हो या इसके बराबर हो। यहाँ पर दोनों सिंबल लगा देंगे, अधिक हो या इसके बराबर हो। जैसे अभी हम बता रहे थे मजदूर वाला एग्जांपल आपको, तो अगर किसी मजदूर को अगर 500 रुपए की मजदूरी है, उसको 500 रुपए देंगे तब भी जाएगा, अगर 600 देंगे तब भी वो चला जाएगा, लेकिन 500 से कम देंगे तो वो मजदूरी करने नहीं जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर कि अगर इस धातु को इसके कार्यफलन के बराबर ऊर्जा दे रहे हो तब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और या इससे अधिक दे रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, ठीक है ना। तो एनर्जी को कार्यफलन से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं आवृत्ति की। तो आवृत्ति न्यू को किससे अधिक होना पड़ेगा, न्यू नॉट से, क्योंकि न्यू नॉट क्या है, न्यूनतम है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, अधिकतम आवृत्ति का प्रकाश चाहिए, ठीक है ना। तो ये न्यू नॉट क्या है, न्यूनतम है, ये न्यू नॉट न्यूनतम आवृत्ति है। तो इस न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होना चाहिए न्यू को, ठीक है। न्यू का मान इसके बराबर हो या इससे अधिक हो तो भी प्रकाश धातु धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। तीसरी बात, लैम्डा को लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए, लैम्डा को लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा नॉट क्या है, अधिकतम है, ठीक। अब अगर आवृत्ति हम अधिकतम आपतित करा रहे हैं तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को कम होना पड़ेगा, इसीलिए लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है उसको देहली तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए। जब देहली तरंगदैर्घ्य से आवृत्ति कम होगी तो अपने आप ये देहली तरंगदैर्घ्य से तरंगदैर्घ्य कम होगी तो अपने आप आवृत्ति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आसानी से होगा अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं। तो प्रकाश धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए इन 3 शर्तों का होना आवश्यक है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर, ये तो पहली बात होगी, दूसरी बात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या धातु के पृष्ठ से ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अगर हम अधातु पर प्रकाश को आपतित कराएं तो क्या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो अधातु के पृष्ठ से भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो, यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो तो अधातुओं से भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक। अगर ये शर्तें पूरी हो, इतनी शर्तें, तो अधातुओं से भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। तो ये था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसी में एक चीज और आता है, विकिरणों की द्वैत प्रकृति। तो विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या है, इसको हम आपको ऐसे समझा देते हैं। तो जब व्यतिकरण, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकाश के ध्रुवण की खोज हो गई, तो यहाँ पर जो है प्रकाश की खोज, जब व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण, इन सब की खोज किसके द्वारा हुई थी, तरंग के रूप में। इन तीनों में हमने क्या देखा था कि प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति का है, तरंग प्रकृति। इसकी खोज किसने की थी, हाइगेंस ने, ठीक है ना। तो हाइगेंस ने अपने द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या की थी, और ध्रुवण की व्याख्या भी तरंग के माध्यम से हुई थी। इसमें भी तरंग प्रकृति हमें देखने को मिली थी, लेकिन बस यहाँ पर प्रकाश को क्या मानना पड़ा था, अनुप्रस्थ मानना पड़ा था। इन दोनों में तो प्रकाश को अनुदैर्ध्य मानकर भी और अनुप्रस्थ मानकर भी इसकी व्याख्या हो गई थी, लेकिन ध्रुवण में प्रकाश को हमें क्या मानना पड़ा था, अनुप्रस्थ मानना पड़ा था, ठीक है। तो उसके बाद जब इस प्रकाश को साइंटिस्ट लोग जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कर लिए, तो इन्होंने कहा कि अगर हम तरंगों को आपतित कराएं तो क्या धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो उन्होंने तरंगों को जब धातु के पृष्ठ पर आपतित कराया तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत उपयोग किया गया, ठीक है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत में आइंस्टीन का भी योगदान है। उसमें आइंस्टीन ने यह बताया था कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, ठीक है। प्रकाश की कणीय प्रकृति की व्याख्या आइंस्टीन ने बहुत अच्छे से की है कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, और जब प्रकाश कणों के रूप में चलता है तब उसे क्या कहा जाता है, फोटॉन कहा जाता है। जब प्रकाश कणों के रूप में चलता है तो उसे फोटॉन कहा जाता है, और एक फोटॉन की ऊर्जा जो होती है वो h न्यू के बराबर होती है। तो इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ये फोटॉन की ऊर्जा का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आइंस्टीन का
प्रकाश वैद्युत समीकरण भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में आप लोग इतना इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग कल इसके आगे इस टॉपिक को और क्लियर करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे और इसमें ग्राफ व्राफ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।